नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हम सब अपने गुरु, अपने मास्टर, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक होम्योपैथ की इवोल्यूशन कैसे होती है, किस तरीके से वो दवाई तक पहुंचता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसकी टोटालिटी कैसे बनती है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कैसे हायर कॉन्शियसनेस से वो केस को देखता है, वो हमने कल समझा। आज हम समझेंगे उन केसेस के बारे में जिन केस में हमें अलग अलग दवाइयों की जरूरत पड़ती है। उस केसेस के बारे में हम देखेंगे कि एफोरिज्म नंबर 166, सच अ केस इज हाउएवर वेरी रेयर owing to the increased number of medicines whose pure effects are now known। ऐसा केस वो काफी रेयर हो जाएगा जिस केसेस के लिए बाद मैंने चर्चा की कि जहां पर हमें दवाइयों की चेंज करने की पड़ती है, वो काफी रेयर केस है क्योंकि अब दवाइयां बढ़ गई है। एंड द बैड इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इट, और उसकी वजह से दवाइयों की जो बैड रिजल्ट है उसकी जानकारी भी अब हमें पता चल रही है। when they do occur are diminished now whenever a subsequent medicine or of more accurate resemblance can be selected। ऐसा केस काफी रेयर है जहां पर उसकी खराब इफेक्ट आए और फिर उसकी सब्सिक्वेंट मोर एक्यूरेट दवाई हम ढूंढे और उसको दे। ऐसा काफी रेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दवाइयों की जानकारी प्रूविंग काफी बढ़ गई है, काफी सारी दवाइयां हो गई। हनीमान सर थे तब और अभी, ये दोनों सिनेरियो में काफी चेंजेस है। तो हमारे पास अभी नॉन मेडिसिन काफी ज्यादा है। हनुमान सर जब ये लिख रहे थे तब काफी कम थी, लेकिन जिसकी प्योर इफेक्ट्स पता हो वो भी अभी जितनी दवाइयां, जैसे 4,000 अगर दवाइयां हैं तो उसमें से प्योर इफेक्ट्स और कंप्लीट इफेक्ट्स जिसकी पता हो वो तो काफी उससे कम है। लेकिन जब हनुमान सर थे उससे तो ज्यादा ही है। 167 काफी इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है। Thus, if there occur during the use of these imperfectly, लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमने कोई ऐसी दवाई चॉइस की जो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्टली होम्योपैथिक रेमेडी फर्स्ट एम्प्लॉयड, पहले हमने ऐसी दवाई दे दी, एसेसरी सिम्टम्स ऑफ सम मोमेंट, देन इन द केस ऑफ एक्यूट डिजीज में फिर कुछ टाइम के लिए ऐसे ऐसे सिम्टम आएंगे। वी डू नॉट अलाउ दिस फर्स्ट डोज टू एग्जॉस्ट इट्स एक्शन नॉर लीव द पेशेंट टू द फुल ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द रेमेडी। अगर ऐसा होता है तो हम इस दवाई की एक्शन को कंप्लीट नहीं होने दे सकते, नहीं होने देते हैं, या फिर पेशेंट को इस दवाई की पूरी एक्शन होने तक छोड़ते नहीं हैं। बट वी इन्वेस्टिगेट अ फ्रेश morbid state इन इट्स न्यू अल्टर्ड कंडीशन। लेकिन हम इसको एक नया इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस बदले हुए रूप के साथ, बीमारी के इस बदले हुए रूप के साथ हम इसको एक नया इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एड द रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम्स टू दीज न्यूली डेवलप इन ट्रेसिंग अ न्यू पिक्चर ऑफ द डिजीज। ये जो नया डेवलप हुआ है, नए सिम्टम है, ऐसे सिम्टम, उसमें जो ओरिजिनल सिम्टम में से जो बाकी रह गया वो पार्ट को ऐड करना है और एक नया पिक्चर हमें बनाना है, ट्रेस आउट करना है। 168, we shall then be able much more readily to discover among the known medicines an analogue to the morbid state before us, a single dose of which, if it do not entirely destroy the disease, will advance it considerably on the way to be cured। 168 ये कहता है कि इस तरीके से जो नॉन मेडिसिन है उसमें से कोई ऐसी दवाई ढूंढ सकते हैं जो हमारे सामने जो अल्टर्ड मॉर्बिड स्टेट अब आ गया है उसकी एक एनालॉगियो हम ढूंढे और उसका एक सिंगल डोज दे। अगर वो एंटायरली डिजीज को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा
तो भी वो क्योर की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। एंड thus we go on, if even this medicine be not quite sufficient to effect the restoration of the health, ये दवाई जो हमने दी वो पूरा रिस्टोरेशन नहीं कर पा रही है, तो भी हम ऐसे दवाइयों को चेंज करते करते हम क्योर को पा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जिगजैग क्योर। Examining again and again the morbid state that still remains, जो भी अब रह गया उसको अब हमने again and again examine करना है, re-examine करना है, and selecting the homeopathic medicine as suitable as possible for it। और जो हमें सुटेबल रख रही है सबसे ज्यादा, वो दवाई चॉइस करती जानी है, सिलेक्ट करती जानी है और देनी है। फिर वापस जो मॉर्बिड स्टेट आएगा उसकी वापस एग्जामिनेशन, अंटिल आवर ऑब्जेक्ट, कब तक ऐसा करना है, अंटिल आवर ऑब्जेक्ट नेमली पुटिंग द पेशेंट इन द पोजीशन ऑफ परफेक्ट हेल्थ इज अकम्प्लिश्ड। कब तक ऐसा करना है, जब तक वो पेशेंट, हमारा ऑब्जेक्ट यही है, गोल यही है हम सबका, कि पेशेंट परफेक्ट हेल्थ में चला जाए, उसी में ही रहे। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, एकम्प्लिश नहीं होता, तब तक हमें ऐसे ही करते रहना है। 169, if on the first examination of a disease and the first selection of a medicine, we should find that the totality of the symptoms of disease would not be effectually covered by the disease elements of a single medicine, owing to the sufficient number of known medicines, insufficient number of known medicines, but the two medicines contend for the preference in point of appropriateness, one of which is more homeopathically suitable for one part, the other for another part of the symptoms of the disease। ये आई थिंक काफी लोगों के साथ होता होगा, हमारे साथ भी पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। अब काफी रेयरली, अगर वेरी रेयरली हम ऐसा कहें, तो ऐसा आता है कि भाई दो दवाइयां इंडिकेट हो जाए। कि क्या कहते हैं, अगर पहले एग्जामिनेशन में फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जब हम करते हैं, तब टोटालिटी ऑफ सिम्टम में से हमें हमें ऐसा लगता हो कि भाई दो दवाई इंडिकेट हो रही है, कोई एक दवाई पूरी टोटालिटी को इंडिकेट नहीं कर रही है, दो दवाई आ रही। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नॉन मेडिसिन जो हमारे पास है, यानी कि एक होम्योपैथ के पास दवाई की संपूर्ण जानकारी हो, ऐसी दवाई काफी कम नॉलेज है, तो उसकी वजह से ऐसा होगा। क्योंकि अब इनसफिशिएंट नंबर तो नहीं रहा, सफिशिएंट नंबर हो गए, तो अब नॉलेज कम पड़ रही है होम्योपैथ की, उसकी वजह से ऐसा होता है। बट दैट टू मेडिसिन, लेकिन ये जो दो दवाई है, कि जहां पर एक दवाई अप्रोप्रिएटनेस के मामले में हमें दो दवाई लग रही है कि दोनों दवाई इंडिकेट हो रही है, दोनों दवाई देनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है, तो वहां पर एक दवाई कुछ पार्ट को कवर करता है, दूसरी दवाई दूसरे पार्ट के लिए सिमिलिमम है। तो इस केसेस में इट इज नॉट एडवाइजेबल आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मोर सुटेबल ऑफ द टू मेडिसिन टू एडमिनिस्टर द अदर विदाउट फ्रेश एग्जामिनेशन। ऐसे केस में ये बिल्कुल सलाह नहीं दी जा रही है कि पहली दवाई, जो पहली आपको दो दवाई में से जो एक, क्योंकि लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी ही है, तो सिंगल रेमेडी ही देना है, दो तो नहीं दे सकते। तो दो में से जो सबसे ज्यादा सुटेबल अंदर से आ रहा हो वो दवाई देनी है। वो दवाई देने के बाद कुछ टाइम के बाद आप दूसरी दवाई दे दो बिना फ्रेश एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल नहीं एडवाइजेबल है, ये सलाह नहीं दी जा रही है। तो जो भी ऐसा कर रहा हो उसको यहाँ पर हनुमान सर की ये एडवाइस है कि ऐसा नहीं करना है। एंड मच लेस टू गिव बोथ टुगेदर, और ये दोनों एक साथ देनी है, ये तो सर बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहे। एफोरिज्म नंबर 272 की फुटनोट में हम इसको और गहराई से समझेंगे। फॉर द मेडिसिन दैट सीम्ड टू बी द नेक्स्ट बेस्ट would not, under the change of circumstances that has in the meantime taken place, be suitable for the rest of the symptoms that then remain। अब हमने पहली दवाई दी, पहली दवाई देने के बाद कुछ चेंजेस आया, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंजेस हुए, कुछ समय गया, उसमें जो भी परिवर्तन आया, हो सकता है उस परिवर्तन के साथ जो हमने
पहले सोच के रखी थी कि ये दूसरी बेस्ट दवाई होगी पेशेंट की, टेंटेटिव रेमेडीज लोग रखते हैं, वो शायद अब सूटेबल ना रही हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए जब भी हम सूटेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले दवाई की सिलेक्शन की बात करेंगे, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की बात होगी, तो वहां पर फ्रेश एग्जामिनेशन, फिर से नए तरीके से पेशेंट को एग्जामिन करना, यानी कि केस को री एग्जामिन करना, री एनालाइज करने की बात आएगी। उसके बगैर हम जो सेकंड बेस्ड हमें लग रही थी, टेंटेटिव रेमेडी करके हमने लिखा था साइड में प्रिस्क्रिप्शन के बाजू में, वो कभी भी ऐसे ही दे देनी नहीं है। वहां पर कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, कुछ सिम्टोमेटोलॉजी चेंज हुई, उसके हिसाब से अब हमें कुछ नया सोचना होगा। उसके हिसाब से अगर वो दवाई आती है फिर से, देन इट इज द बेस्ट रेमेडी, in which case, consequently, a more appropriate homeopathic remedy must be selected in the place of the second medicine for the set of symptoms as they appear on a new inspection. अब जो नया इंस्पेक्शन हुआ उसमें जो नया सेट ऑफ सिम्टम्स बने, उसमें सेकंड मेडिसिन की जगह जो भी नई अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी हो, दैट इज द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी। कि ऐसा नहीं है कि दो दवाई चल लग रही है, कलक्रिया एंड सल्फर, तो पहले हम सल्फर दे दे या पहले हम कलक्रिया दे दे, फिर 20 दिन के बाद या 25 दिन के या 1 महीने के बाद हम डायरेक्टली सल्फर दे दे, ऐसा नहीं करना है। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की राइट वे ऑफ कैसे है कि हम पहले एक दवाई दी, प्रिस्क्रिप्शन दिया, फिर हमें वापस जब दूसरे प्रिस्क्रिप्शन की बात आए तो दूसरे प्रिस्क्रिप्शन से पहले हमें ये सब देखना होगा, री एग्जामिन करना होगा केस को, फिर से एज अ फ्रेश केस की तरह ही हमें देखना होगा कि कैसी अब सिम्टोमेटोलॉजी है, उसके हिसाब से मेंटल स्टेट देखना होगा। जैसे अभी हम परसेप्शन से दवाइयों को समझते हैं और परसेप्शन से ही पेशेंट को समझते हैं, तब हम फिर से हमें क्या करना होगा कि जो भी बाकी बचे सिम्टम्स है, उस सिम्टम के हिसाब से पेशेंट के परसेप्शन को समझने की कोशिश करनी होगी, तब जाके वो अप्रोप्रिएटनेस होगा। तो आज के लिए हम यहाँ पर स्थगित करते हैं, कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल।